हरिओम। बेटा ग्रुप पे मैसेज तो आया है ना, तो बच्चों ने ज्वाइन क्यों नहीं किया अभी तक? हरिओम। विवेक शर्मा, ग्रुप पे मैसेज तो आया है ना क्लास के लिए? तो बच्चों ने ज्वाइन ही नहीं किया अभी तक। हाँ, अभी क्या बात है, क्यों नहीं ज्वाइन किए बच्चे? नाइन 16 हो गया है, 17 हो गया लगभग। कहीं वेटिंग रूम इनेबल तो नहीं है? नहीं है। प्रतीक, लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो बेटा? हाँ, काफी सारे बच्चे अभी आए नहीं। मोहित, प्रतीक, विवेक, 3 लोग हैं अभी। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या बात है, आज इनका पढ़ने का मन नहीं है क्या? गुड मॉर्निंग आयुष। अभी ज्वाइन क्यों कर रहे हो? क्यों लेट ज्वाइन किया आयुष? बढ़िया हूँ बेटा। हाँ, देखो, अभी कई लोग ऐसे हैं जो इन्होंने ज्वाइन नहीं किया अभी तक। एक तो आप लोगों के बैच में बच्चे कम हैं, उसमें भी लेट ज्वाइन कर रहे हैं लोग। हाँ, टाइम से क्लास स्टार्ट हो जाती है, कभी लेट नहीं होता। ये आप लोगों का ही बैच है जिसमें मुझे वेट करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं शुरू कर देता हूँ, क्लास स्टार्ट कर देता हूँ टाइम से। चलो हम स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग आते रहेंगे। क्लास का मैसेज चला गया है, वही मैसेज है बस। जब वो नहीं देखेंगे तो कोई भी मैसेज नहीं देखेगा। क्लास का लिंक तो भेजा है ना मैंने। कोई बात नहीं, तो हम लोगों ने कल देखा था बेटा, विद इन अ सिंगल सेल thousands of biochemical reactions occur simultaneously। ठीक है, दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सभी में। और ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? जो इतने सारे रिएक्शंस एक सेल के अंदर चल रहे होते हैं बेटा, ये कैसे पॉसिबल हो पाते हैं? ये सेल है, सेल के अंदर मान लो ए है, ए के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, बी के भी कुछ हैं, सी के भी कुछ हैं, डी के भी कुछ हैं। ठीक है, अब अगर मान लो सेल को चाहिए ए बी प्रोडक्ट, तो ए और बी रिएक्टेंट मिलके ए बी बनाएंगे।
अगर उसको AD चाहिए तो वो A+D AD बनाएगा। अगर मान लो BC चाहिए तो वो B और C रिएक्ट करके BC बनाएगा। तो जो A और B मिलके AB बनाएगा बेटा, ये मान लेते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम E1, AD बनेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम E2, BC बनेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम E3। तो जो ये रिएक्शन चल रहे हैं सेल के अंदर बेटा, वो हर रिएक्शन एक स्पेसिफिक एंजाइम से कंट्रोल होता है। तो अगर सेल को ए को रिएक्ट करना है डी के साथ तो E2 बना लेगा। अगर बी को सी के साथ रिएक्ट करवाना है तो E3 बन जाएगा। ए को बी के साथ करवाना है तो E1 बन जाएगा। तो इस तरह से एक सिंगल सेल के अंदर एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन जो चल रहे होते हैं, मोर देन थाउजेंड्स भी चल रहे होते हैं एक साथ, लेकिन एक दूसरे को इसलिए नहीं डिस्टर्ब करते बिकॉज ईच एंड एवरी केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो, biochemical reactions which occur in the presence of enzyme is called metabolism। इसी को आप लोग क्या बोलते हो? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन विट्रो मतलब सेल फ्री सिस्टम, है ना, सेल फ्री सिस्टम या आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर करवाना चाहे, मतलब आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, तो ये हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमने डाल दिया बेटा ए एंड बी रिएक्टेंट डाल दिया, और इसमें हमने डाल दिया एंजाइम डाल दिया E1। इसने आपस में रिएक्ट किया और बना लिया AB। अब बताओ ये मेटाबॉलिज्म है कि नहीं है या नहीं? एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है, जो काम यहां हो रहा था वही काम हो रहा है। अब बताओ, है। ये आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है, सेल फ्री सिस्टम, सेल नहीं है, टेस्ट ट्यूब है ये। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये जो रिएक्शन है बेटा, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये लिविंग नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग भी नहीं है और लिविंग भी नहीं है। लिविंग इसलिए नहीं है क्योंकि सेल नहीं है, नॉन लिविंग इसलिए नहीं है क्योंकि बिकॉज सोर्स ऑफ एंजाइम क्या है बेटा?
लिविंग है, इसलिए ये नॉन लिविंग भी नहीं है और लिविंग भी नहीं है, बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, ये लिविंग रिएक्शन है मेटाबॉलिज्म। क्लियर है? सो तो कर सकते हैं। अब आप बताओ, तो मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुई कि नहीं, हाँ या ना? हुई, क्योंकि बिना मेटाबॉलिज्म, ये अलग बात है कि उसको डिमॉन्स्ट्रेट तो हम कर सकते हैं आउटसाइड फ्रॉम द सेल, उसको दिखा सकते हैं, बट विदाउट मेटाबॉलिज्म कोई भी सेल सरवाइव नहीं कर सकती। तो उसका ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। और किसके साथ मेटाबॉलिज्म, किसके साथ? नॉट एलोन, अकेला नहीं, जैसे यहां पे अकेला है, अकेला नहीं मेटाबॉलिज्म, इन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है मेटाबॉलिज्म, इन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? अब लिखिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द सेल फ्री सिस्टम। लिखिए, मेटाबॉलिज्म, metabolic reactions can be demonstrated, metabolic reactions can be demonstrated outside the body, outside the body in cell free system, in cell free system, in bracket test tube dash isolated metabolic reaction dash isolated metabolic reaction। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज नाइदर लिविंग, it is neither living nor non-living, nor non-living, but surely living reactions, but surely living reactions। next point, so metabolism is a defining feature of all living organisms, metabolism is defining feature of all living organisms। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मेटाबॉलिज्म इज नॉट एलोन, एलोन मतलब अकेला, ये बाहर वाला, मेटाबॉलिज्म इज नॉट एलोन, नॉट एलोन, बट इन सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, but in cellular organization
is defining feature, is defining feature. ठीक है, next feature is, next feature of living organism is consciousness. कॉन्सियसनेस क्या है? अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग. क्या है? अवेयरनेस. इट इज अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड responding to external stimuli. स्टिमुलस जानते हो ना आप? स्टिमुलस जानते हो? आप लोग जानते हो ना स्टिमुलस? बाहर का जा सारा फैक्टर. नो विवेक शर्मा, नो. ओके, ठीक है. देखो, ये पिन है, यहाँ पे मैंने यह मार्कर है, टच कर किया तो हमें पता चला, तो ये स्टिमुलस हो गया. बहुत गर्मी लग रही है तो टेम्परेचर स्टिमुलस हो गया. बहुत ठंडा है तो टेम्परेचर क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया. धूप बहुत तेज है तो लाइट क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया. ठीक है. स्टिमुलस जिसको रिसीव करता है ऑर्गेनिज्म और उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्ड करता है. ये सभी ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट तक, यूनिसेलुलर से लेके मल्टीसेलुलर तक सभी रिस्पॉन्ड करते हैं टू अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टिमुलस. स्टिमुलस तीन तरह का हो सकता है. स्टिमुलस जो है बेटा तीन तरह का हो सकता है. फिजिकल हो सकता है, केमिकल कोई हो सकता है, या बायोलॉजिकल. बायोलॉजिकल स्टिमुलस भी हो सकता है ना? किसी कोई देख के हम डर गए, भागे, है ना? एक एनिमल दूसरे एनिमल को देख के भाग जाता है. ठीक है. पैरासाइट होते हैं, वो भी स्टिमुलस हैं एक ऑर्गेनिज्म होस्ट के लिए. ठीक है. स्टिमुलस समझ में आ गया? ठीक है. हायर एनिमल्स में बेटा, जैसे ह्यूमन में, स्टिमुलस आर, हाँ, स्टिमुलस आर परसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन्स. ठीक है. स्टिमुलस are perceived by sense organs. Sense organs like nose, eyes, ears, स्किन भी, स्किन, साउंड भी हो सकता है. लेकिन बेटा एनिमल्स में तो ठीक है, प्लांट्स भी
स्टिमुलस को रिसीव करते हैं या नहीं करते? प्लांट्स भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, बिल्कुल करते हैं बेटा। अब लाइट ज्यादा है कम है उसके अकॉर्डिंग, हाँ उसके अकॉर्डिंग फोटोसिंथेसिस होती है। वाटर की डेफिशिएंसी हो जाए फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो लाइट, वाटर, टेम्परेचर, पोल्यूटेंट्स भी, इवन पोल्यूटेंट्स भी, पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को वो भी अफेक्ट करता है या उसके अगेंस्ट प्लांट रिएक्ट करता है, ठीक है, उसको रिसीव करेगा। लाइकेन है, SO2 के कंसंट्रेशन बढ़ेगा अगर एटमॉस्फेयर में तो वो वहां से गायब हो जाता है। लाइकेन आपने पढ़ा होगा शायद, याद होगा तो इन प्लांट्स, ये सभी पॉइंट्स लिखना है आपको। इन प्लांट्स लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड इवन पोल्यूटेंट्स भी एक्सेट्रा, पोल्यूटेंट्स भी बेटा, ठीक है। अब आपने फोटोसिंथेसिस में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिए बच्चों? अब फोटोसिंथेसिस में एक्सपेरिमेंट पढ़ा है आप लोगों ने, आप लोग पढ़ चुके हो इसलिए वो एग्जांपल बता रहा हूं मैं। एक बीकर है बेटा, इसमें हमने वाटर लिया है, ये वाटर है, और इसमें एरोबिक बैक्टीरिया हमने डाल रखा है। एरोबिक बैक्टीरिया सस्पेंशन है, ये सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पायर करता है, इसको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया है, इस वाटर में ग्रीन एल्गा क्लैडोफोरा रख दिया। क्या है ये? एल्गी है, क्लैडोफोरा, ठीक है। और इसमें एक प्रिज्म लगा दिया हमने, एक प्रिज्म लगा दिया बेटा। प्रिज्म क्या करता है, सनलाइट जो आई उसको 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। मान विविग्योर में तो यहाँ पे रेड है, यहाँ पे वॉयलेट है, यहाँ पे कहीं ब्लू है, मान लो ऐसा कर देते हैं, ये चेक करने के लिए कि किस कलर के लाइट में, किस वेवलेंथ के लाइट में सबसे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। जहां पे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा लिबरेट होगी, ठीक है। अगर ये सेटअप धूप में रख दिया हमने थोड़ी देर के लिए तो क्या देखते हैं, आफ्टर सम टाइम्स all bacteria, maximum bacteria accumulated around red wavelength of light and some blue wavelength, सभी यहां पे आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इससे क्या प्रूफ हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ हुआ बताओ, क्या प्रूफ हुआ? बोलो बच्चों। रिस्पॉन्स टू लाइट, नो नो नो, फोटोसिंथेसिस में क्या 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 इसका कंक्लूजन क्या निकला?
कंक्लूजन क्या निकला? द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मच हायर इन रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट। नो नो नो, अभी तो कॉन्शियसनेस बताया नहीं मैंने। इससे ये प्रूफ हुआ बेटा कि सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो रेड लाइट में होती है। ये तो चलो फोटोसिंथेसिस का कंक्लूजन है। लिविंग वर्ल्ड में क्या कंक्लूजन निकला? ये जो सारे बैक्टीरिया हैं इनको देखो पता लग गया कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इधर है और इधर से मूव करके चले जाते हैं इधर, तो ये भी तो कॉन्शियसनेस है। यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक है, तो कॉन्शियसनेस इसमें भी है। ये भी एक बात प्रूफ हो गई। ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोकैरियोट टू कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। स्टेटमेंट लिखो। ऑल organisms from prokaryote to complex यूकैरियोट, मतलब कॉम्प्लेक्स का मतलब है हायर, हायर ऑर्गेनिजम्स, लोअर से हायर तक, ठीक है ना। यूकैरियोट सेंस एंड रिस्पॉन्ड, सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। एक मिनट, 1 मिनट मैक्सिमम वेट करेंगे, अभी मैं आ रहा हूं। ठीक है बच्चों, कोई लेफ्ट नहीं होगा, जस्ट 1 मिनट केवल। हाँ,
तो कॉन्शियसनेस बता रहा था मैं, नेक्स्ट पॉइंट है फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म, फोटो मीन्स लाइट और पीरियड्स मीन्स टाइम, ठीक है। तो फोटो पीरियोडिज्म किसको बोलते हैं? ड्यूरेशन ऑफ डेली एक्सपोजर टू लाइट, ड्यूरेशन ऑफ डेली एक्सपोजर टू लाइट, ठीक है। और ये बेटा जो लाइट का जो ड्यूरेशन है डेली का, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग, मतलब कि कुछ प्लांट्स में, कुछ एनिमल्स में उनके रिप्रोडक्शन को ये कंट्रोल करता है। तो फोटो मतलब लाइट क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया। और किसको अफेक्ट कर रहा है वो? नमस्कार, बहुत लेट हो गया, आज तो कोई आया नहीं आज सुबह से। हाँ मैं तो उसके उसमें तो चलो वो आएगा संदीप। मैं तो गांव से आता हूँ 9:30 बजे करीब, रात को जाता हूँ फिर बंद कर। कोई बात नहीं, चलो पानी तो आप लेते नहीं, उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, कुछ प्लांट्स और कुछ प्लांट्स में ये उनके रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, जैसे फ्लावरिंग को। तो फ्लावरिंग को जो अफेक्ट करता है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट, plants may be short day plant, long day plant and day neutral plant। आप प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़े होंगे तो याद होगा शायद आपको। शॉर्ट डे प्लांट के लिए कम लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, फ्लावरिंग के लिए मतलब रिप्रोडक्शन के लिए। हाँ, लॉन्ग डे प्लांट को ज्यादा जरूरत होती है, डे न्यूट्रल को इक्वल चाहिए होता है फ्लावरिंग के लिए। मतलब उनके रिप्रोडक्शन को ये लाइट अफेक्ट कर रहा है। तो कॉन्शियसनेस हुआ, लेकिन सभी में नहीं, कुछ में, ठीक है, कुछ ही प्लांट में। इसी तरह से बेटा एनिमल्स में भी आपने बहुत सारे एनिमल्स को देखा होगा, जरूर देखा होगा, जो पर्टिकुलर टाइम में ही उनकी ब्रीडिंग होती है, मतलब वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको सीजनल ब्रीडर बोलते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म +2 का जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा, वहां पे बताया जाएगा आपको। ओएस्ट्रस साइकिल जानते हो? एस्ट्रस साइकिल जानते हो आप? एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एक एस्ट्रस साइकिल होता है। जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उनमें एक हीट पीरियड होता है, उसी टाइम पे वो कॉपुलेट कर सकती हैं फीमेल विद मेल, ठीक है, और तभी रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। तो ये जो लाइट का ड्यूरेशन है बेटा, ये कुछ प्लांट्स में और कुछ एनिमल्स दोनों में उनके रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, उनको सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अब लिखिए, फोटो पीरियोडिज्म इन्फ्लुएंस reproduction in those photoperiodism influence reproduction in those plants and animals which breed, breed during particular season,
अच्छा, अब देखो बेटा, कॉन्शियसनेस समझ में आ गया। अब केवल ह्यूमन ऐसा होता है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी पाई जाती है, और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता है ना, वो अपने बारे में भी जानता है। रिपीट करना सर एक बार। मैंने कहा फोटो पीरियोडिज्म इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्शन इन दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिख लीजिए, फोटो पीरियोडिज्म इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्शन in those plants and animals which breed during particular season. और एक बात है बेटा, केवल ह्यूमन बीइंग ऐसा होता है जो अपने बारे में अवेयर होता है, उसको जानकारी होती है। तो केवल ह्यूमन बीइंग ऐसा है जिसमें कि सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली ह्यूमन बीइंग। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म, human being is the only organism who aware of himself, that is self consciousness, that is self consciousness। क्लियर है? नेक्स्ट, consciousness is the defining feature of all living ऑर्गेनिज्म। बच्चों अभी आपका सिलेबस स्लो चल रहा है, बड़े आराम आराम से हम लोग चल रहे हैं, अभी स्पीड बढ़ेगी, समझ रहे हो? ये थोड़ी स्पीड कम रखी गई है, तो आप इसके लिए तैयार रहें कि स्पीड बढ़ने वाली है। समझ रहे हैं आप? स्पीड बढ़ेगी बेटा, 2 साल का सिलेबस करना है हमें। हाँ, तो फटाफट फटाफट जो भी बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे जो लिखा जाता है उसको कॉपी फटाफट कर लिया करिए। जो अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा जब मैं समझा रहा हूं उस वो आपको अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, तो उसको कॉपी कर लो, बाकी तो हम लोग डिटेक्ट करते ही हैं यहां से। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब बेटा एक बात है, इन ह्यूमन अगर कोई पर्सन कोमा में है, मान लो कोई कोमा में है, तो उसको बहुत डिफिकल्ट है बताना, मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। डिफाइन द लिविंग स्टेट, ऐसा आपके एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या बताना कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? लिविंग नॉन लिविंग तो छोड़ दो, वो लिविंग है एस और नो आपको बताना है। जो कोमा में पर्सन है वो लिविंग है विवेक, है। रीजन क्या है? रीजन ये है बेटा कि अगर वो लिविंग नहीं होता
तो मेडिसिन दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं बेटा, सेंस तो नहीं है, हाँ न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई दे रहे हैं हम, मेडिसिन दे रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट उसके बॉडी के सेल्स रिएक्ट कर रहे हैं। इंटरनल तो चल रहा है काम, इंटरनल तो ठीक ठाक है, इसलिए लिविंग है वो। तो ये जो स्टेटमेंट है, मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट, ठीक नहीं है, वो लिविंग है। मेटाबॉलिज्म चल रहा है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो वो लिविंग है, बिल्कुल सही बात है प्राची बेटा। लेकिन एक बात है, चलो हम ये कह सकते हैं कि नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसमें जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। कोमा में जो पर्सन है उसको हम बोल सकते हैं, हम कितना भी मारें उसको, कुछ भी करें, कुछ नहीं कहता, तो नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये बात तो हमें समझ में आती है, बट कॉन्शियसनेस है या नहीं, एस आर नो, क्योंकि कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन हमने क्या लिखी है, ध्यान से सुनना मेरी बात। कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन हमने लिखी है कि अवेयर टू सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड, तो रिस्पॉन्ड तो नहीं कर रहा वो, और उसको सेंस भी नहीं कर पा रहा है, तो कॉन्शियसनेस है या नहीं, ये आपको बताना है। नो, आप लोगों ने बोला नो। अब एक बात बताइए, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है बहुत, आप लोगों ने कभी न तो कभी कोई चीज डाउनलोड की होगी, तो अगर पीसी पे या लैपटॉप पे डाउनलोड किया होगा आप लोगों ने, तो एक ऐसे सर्कल बनता है, ऐसे, ठीक है, डाउनलोडिंग शुरू हुई, तो डाउनलोडिंग शुरू हुई तो यहां से शुरू हुआ और ऐसे ऐसे बढ़ता गया, ऐसे ऐसे बढ़ता गया, ठीक है, और 100% पहले था और डिक्रीज होता गया, पहले 90 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर ऐसे ऐसे डिक्रीज होता चला गया, ऐसे ऐसे चला गया चला गया चला गया चला गया, तो यहां पे आएगा, यहां पर ऐसे आ गया, तो यहां पे लिखता है 0% लेफ्ट, ऐसे लिखता है 0% लेफ्ट, लिखता है, हाँ। अगर मान लो जैसे ही उसने लिखा 0% लेफ्ट, तो इंटरनेट चला गया या लाइट चली गई, बंद हो गया। आप बताइए, क्या ये डाउनलोड आप देख सकते हो? ये जो डाउनलोड हुआ नहीं देख सकते, सब लोग बताओ, नहीं देख सकते। जब तक ये 0% हटेगा नहीं, तब तक वो डाउनलोड कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं देख सकते बेटा, नहीं देख सकते। जब तक ये 0% भी हटेगा नहीं यहां से, आप देख नहीं सकते इसको, मतलब डाउनलोड नहीं हुआ। अब सुनो मेरी बात, जो कोमा में है पर्सन, अच्छा एक चीज पहले ये समझ लो आप, कॉन्सियसनेस जो होता है, नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं, कॉन्सियसनेस जो होता है बेटा, ये क्वालिटेटिवली नहीं होता, ये क्वांटिटेटिवली फेनोमेना है। क्वांटिटेटिवली फेनोमेना है। कैसे? कैसे? अभी यहां पे एसी चल रहा है, तो इसका टेम्परेचर हमने कर रखा है 23 पे, या 24 होगा, 24 है।
24 रूम टेम्परेचर पे को मेंटेन किए हुए है एसी। हमारा एसी 24 इस रूम का टेम्परेचर मेंटेन किए हुए है, और यहाँ पे 10 लोग बैठे हुए हैं। आप 10 लोग हो क्लास में, तो 10 लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, तो कोई बच्चा ऐसा क्लास में बोलता है, रोज ऐसा होता है, सर एसी का टेम्परेचर बढ़ा दो, मतलब उसको ठंडक लग रही है। कोई कहता है सर अभी गर्मी हो रहा है, सर कम कर दो और 20 कर दो। मतलब क्या, समझना चीज को, क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्शियसनेस इज द क्वांटिटेटिवली फेनोमेना, मतलब क्वांटिटी में ये अफेक्ट कर रहा है। किसी को ज्यादा, सेम टेम्परेचर स्टिमुलस हो गया ये, किसी को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, किसी को कम अफेक्ट कर रहा है क्वांटिटेटिवली। तो जो कोमा में पर्सन है बेटा, उसकी क्वांटिटी धीरे 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 डिक्रीज होते 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 आ गई है कहां पे, 0 पे। तो हम ऐसा कहते हैं कि उसका कॉन्शियसनेस 0 है। नहीं है ऐसा नहीं बोलते। सेल्फ कॉन्शियसनेस तो नहीं है, मैंने लिखा था नीचे नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, बट कॉन्शियसनेस नहीं है ऐसा नहीं बोलेंगे, 0 है ये बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो जहां पे लिखा है आपने नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, वहां पे आगे लिखिए बट क्वांटिटेटिवली 0, 0 है, मतलब है, 0 है लेकिन 0 है। नहीं है ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन वो डेड हो जाएगा। जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन वो डेड हो जाएगा। बच्चों बताओ, कॉन्शियसनेस क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया सब कुछ? ठीक है, ओके बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा एक चीज और लिख लो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अभी कॉन्शियसनेस में थोड़ा सा टॉपिक रहता है, अभी उसको भी बता देते हैं। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एक स्टेटमेंट याद आया मुझे, लिखिए। क्या लिख रहा है बेटा? सर ग्रोथ होगी क्या उसमें? बॉडी ग्रोथ होगी, बॉडी ग्रोथ होगी अगर न्यूट्रिएंट मिल रहा है तो, छोटा बच्चा है तो। क्यों नहीं होगी? न्यूट्रिएंट मिल रहा है तो होगा। अब लिखिए, ऑल लिविंग फेनोमेनॉन आर ड्यू टू इंटरेक्शन। ऑल लिविंग phenomenon are due to interaction। मतलब कि जो कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है बेटा, वो इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है, इसका ये मतलब है। और आप जो है टिश्यू की डेफिनेशन क्या बोलते हो? अगर मैं पूछूं आपसे तो आप बोलोगे सर a group of cells which common in origin and common in function, ठीक है, जिसका फंक्शन सिमिलर हो और जिसकी ओरिजिन सेम हो उसको हम टिश्यू बोलेंगे, यही बोलोगे। लेकिन
आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स but arise as a result of interaction among the constituent cells. ऐसा लिखा हुआ है, जरा स्टेटमेंट लिखो तो। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट present in constituent cells, मतलब कि टिश्यू जिस सेल से बना है उस सेल में टिश्यू की प्रॉपर्टी नहीं है। देखो क्या लिखा है, ठीक है। बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ, but arise as a result of interactions among constituent cells। क्या लिख रखा है इन्होंने, देखो। मतलब सेल में टिश्यू की प्रॉपर्टी नहीं है, तो टिश्यू की प्रॉपर्टी किस में है, किस में है, उनके इंटरेक्शन में है। इसका ईमानदारी से बताओ, इसका मतलब समझ में आता है क्या आपको? ये 3 लाइन जो मैंने लिखी हुई है, नहीं, नो। चलो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। राहुल, चलो देखो बेटा, राहुल या कोई भी, देखो राहुल से मैंने बोला, राहुल बेटा मुझे कल्पना चावला हॉस्पिटल दिखा सकते हो, मेडिकल कॉलेज। तो राहुल ने बोला हाँ सर मैंने देखा है, चलो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो राहुल मुझे ले गया, ये है कल्पना चावला, और इसमें कई सारे बिल्डिंग, कल्पना चावला की बिल्डिंग, इसमें कई सारे रूम बने हुए हैं। कहीं डॉक्टर बैठा हुआ है, कहीं पैथोलॉजी है, कहीं पे वार्ड है जिसमें पेशेंट्स बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, कहीं पे डॉक्टर पेशेंट देख रहे हैं। तो मैंने राहुल से बोला बेटा मुझे कल्पना चावला को टच करके देखना है। कल्पना चावला जो हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल को हमको छू के देखना है। तो ये बिल्डिंग को छू के आप हॉस्पिटल बोल सकते हो क्या? हॉस्पिटल का फंक्शन क्या इस बिल्डिंग में है अकेला? हाँ या ना लिखते रहो, नो। हाँ, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कर सकती है क्या किसी का? नो। तो हॉस्पिटल, बिल्डिंग इज नॉट अ हॉस्पिटल। देखो डॉक्टर को मैंने छू के कहा, ये डॉक्टर है, ये पेशेंट देख रहा है यहां पे, डॉक्टर को छू के हम कह सकते हैं क्या कि ये हॉस्पिटल है? हाँ या ना? नो। पेशेंट को छू के हम बोल सकते हैं क्या कि हॉस्पिटल है? नो। वार्ड बॉय को हम छू के कह सकते हैं क्या कि हॉस्पिटल है? नो। पैथोलॉजी को छू के हम बोल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को छू के बोल सकते हैं क्या कि हॉस्पिटल है? नो। पूरे हॉस्पिटल में मैं घूम लिया, सबको छू छू के देख लिया, लेकिन कहीं भी हॉस्पिटल हमको नहीं मिला। ठीक, तो फिर हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल इज द इंटरेक्शन बिटवीन, देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कंपोनेंट लाइक
बिल्डिंग, डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉय, पेशेंट्स, ठीक है। सबका जो आपस में इंटरेक्शन होता है बेटा, उसका रिजल्ट है हॉस्पिटल। इंटरेक्शन, ये लाइन आपके एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखी हुई है। बात समझ में आई? जैसे एक चीज और देखो, मैं यहां पे वाटर लिखता हूं H2O, किसका बना है बेटा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है वाटर, ठीक है। तो ये सेल्स हैं, इनसे बना हुआ है ये, मान लो। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन इनके इंटरेक्शन जो हुआ और इंटरेक्शन का जो रिजल्ट है वाटर, उसकी प्रॉपर्टी अलग है। मतलब वाटर की प्रॉपर्टी न तो हाइड्रोजन में है न ही ऑक्सीजन में है। तो टिश्यू जिन सेल्स से बना होता है, उस सेल के अंदर टिश्यू की प्रॉपर्टी नहीं है, उनके आपस में इंटरेक्शन का जो रिजल्ट है वो है टिश्यू। इज दैट क्लियर? अब तो क्लियर है, ठीक है। और बेटा इस इंटरेक्शन को ही तो हम क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। जी सर, जी सर। तो बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि इंटरेक्शन इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस? ऐसा लिख सकते हैं, इंटरेक्शन इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस। तो फटाफट लिखिए, अभी 2-4 मिनट है अभी। हाँ फटाफट है, 2-4 मिनट लिखो फटाफट। तो सो द प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर, ये इसी तरह से ऐसे बना लेना, सेल और सेल, और इसी तरह से ये क्या बनता है? टिश्यू। तो आप लिखिए नेक्स्ट, ये लिख लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा इसको। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, सो द प्रॉपर्टी ऑफ द टिश्यूज, सो द प्रॉपर्टीज, आगे लिखो, द सो द प्रॉपर्टीज ऑफ tissues are not determined by the property of the tissues are not काट देना, are determined by the property of the tissues are determined by the interaction of participating cells, interaction of participating cells, इंटरेक्शन ऑफ पार्टिसिपेटिंग सेल्स। लिख लिया बच्चों? यहां तक लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरली, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सिमिलरली, नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरली, फटाफट लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स, सेलुलर ऑर्गेनेल्स का इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है सेल, और सेल के इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है टिश्यू, और कई तरह टिश्यू का रिजल्ट होता है, इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है ऑर्गन,
और कई सारे ऑर्गन्स का इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है ऑर्गन सिस्टम, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम का रिजल्ट होता है ऑर्गेनिज्म। इसको भी प्रूफ करना होगा कि समझ लोगे? तो कल प्रूफ करूंगा। चलो अभी लिखो, प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर सेलुलर ऑर्गेनेल्स, properties of cellular organelles are determined by क्या लिखूं मैं? इंटरेक्शन ऑफ, क्या लिखूं? डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स में जो प्रॉपर्टी पाई जाती है वो किसके इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है? सेलुलर ऑर्गेनेल्स की जो प्रॉपर्टी है वो किसके इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है? अरे नहीं भाई, ऊपर बढ़ गए बेटा। बायोमोलिक्यूल्स किसने लिखा भाई? आयुष, थैंक यू बेटा, समझ में आ गया आपको। सेलुलर ऑर्गेनेल्स के आपस में इंटरेक्शन का रिजल्ट होगा सेल, लेकिन सेल के ऑर्गेनेल्स की प्रॉपर्टी कैसे होगी? किसका रिजल्ट, किसके इंटरेक्शन का रिजल्ट है? मॉलिक्यूल्स के। मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन का रिजल्ट है सेलुलर ऑर्गेनेल्स। समझो बात को, लिखो, आर डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, interaction of molecules. So interaction is equal to consciousness। यही तो मैं बताना चाहता था, इंटरेक्शन इज इक्वल टू कॉन्सियसनेस। ठीक है, अब बताओ, ये जो मैंने आज लिखा है ये सारा पीडीएफ भेज दूं इसका, या लिख लिए हो आप लोग? पीडीएफ भेजना कोई जरूरी तो नहीं है ना? अच्छा, भेज दूं। रिकॉर्डेड लेक्चर बेटा यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, मैं लिंक भेजता हूं। आज इनसे बोलता हूं कि कहां पे डाल रहे हैं, कैसे, आप लोग शायद देख नहीं पा रहे हो, मैं करता हूं आज कुछ। चलो ये भी भेज देता हूं, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। ड्रॉपर में आप हो, आपको स्पीड से लिखना चाहिए। ठीक है, बढ़िया है फिर तो। जेनेसिस, ऑनलाइन जेनेसिस क्लासेस जो है सब्सक्राइब कर लेना, सारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे आपको यूट्यूब पे। चलो मैं इसको भेजता हूं, ओके बाय।